हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स के कंप्यूटर के बुक चैप्टर वाइज लगा रहे थे। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज नया चैप्टर देखेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर। ठीक है, दो चैप्टर हो चुका है जो था हार्डवेयर और कंप्यूटर का परिचय। तो जिन लोगों ने वो चैनल वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर जाइए, उसका लिंक जो है आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अध्यायवार अध्ययन सामग्री है जो यूथ बुक की न्यू संस्करण जो आया है, नई बुक आई है। ठीक है, तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसका एक्सप्लेन भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि डीकम्प्रेशन यूटिलिटीज का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के पेपर में यूपी ट्रिपल एस सी प्रवर्तन कांस्टेबल में कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डीकम्प्रेशन यूटिलिटीज। ठीक है, इसका हमें बताना उद्देश्य। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो नए वाला लेटेस्ट जो पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, डीकम्प्रेशन का उद्देश्य यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है डी ऑप्शन, संपीड़ित फाइल की सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए, यानी टू रिस्टोर द कंटेंट्स ऑफ द कंप्रेस्ड फाइल। इसका मेन उद्देश्य ये होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे कंप्रेशन फाइल जो डीकम्प्रेशन यूटिलिटीज होता है वो क्या होता है, डॉट जिप, डॉट रेर आदि फाइल को खोलना इसका काम होता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि आईबीएम मेन फ्रेम में ZOS ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका क्या है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था, ये भी प्रवर्तन कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि आईबीएम मेन फ्रेम में ZOS की ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका क्या है। प्रश्न संख्या दूसरे के आंसर की बात करें तो यहाँ पे डी आंसर यहाँ पे भी सही है। एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करना, यानी टू मैनेज सिमल्टेनियस यूजर्स एंड दियर रिक्वेस्ट। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। डिटेल देख लेते हैं तो आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जिससे बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग और हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। ZOS आईबीएम मेन फ्रेम के लिए एक अत्यधिक उन्नत और स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी मुख्य भूमिकाएं होती हैं, पहला है कि कई यूजर्स को और उनकी प्रक्रियाओं को एक साथ संभालना, मतलब कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग सपोर्ट इसका काम होता है। ठीक है, मेन भूमिका निभाता है। इसके बाद इसमें आ जाता है दूसरा, उच्च स्तर की सुरक्षा, विश्वसनीयता और डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करना। तीसरा है जॉब्स, नेटवर्किंग सिस्टम, रिसोर्स को कुशलता से प्रबंधित करना। तो ये सभी इसकी मेन भूमिकाएं होती हैं। ZOS एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे आदि जैसी संस्थाएं जो है बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन और डेटा प्रोसेस कर सकती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, चलिए तो अब इस तरीके से क्वेश्चन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो आते थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर आना है तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है या इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर का प्रकार है, इस तरीके से क्वेश्चन। लेकिन अभी जो है चीज़ें बदल गई, तो आपको उस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। दिया गया है कि किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है। तो उस हमें इंटरफेस का नाम बताना कि क्या होता है। तो उस इंटरफेस का नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि शॉर्ट फॉर्म में CLI इसको कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां यूजर को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए विशिष्ट कमांड को याद रखना और कीबोर्ड से टाइप करना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें CLI का, तो इसका उपयोग करते समय कोई आइकन या बटन नहीं होता, केवल टेक्स्ट आधारित इनपुट होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है, लाइनक्स टर्मिनल होता है, DOS होता है, ये सभी जो है क्या होते हैं आपके CLI के उदाहरण होते हैं। यूजर को कमांड की सिंटैक्स और विकल्प यानी ऑप्शन पता होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, जैसे कि GUI हो गया, वॉइस इंटरफेस और दिया टच स्क्रीन इंटरफेस जो दिया गया, ये यूजर्स को अधिक सहज और विजुअल तरीके से सिस्टम से बातचीत करने की सुविधा देते हैं, जिसमें कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि अन्य ऑप्शन जो दिया गया था।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या? डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या होता है, मतलब यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया है, 5 ऑप्शन इस तरीके से 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाता है, डेटा लॉस। इसका परिणाम अगर डेटा बैकअप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डेटा लॉस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डेटा बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या होता है, डेटा का लॉस हो जाना। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही है। डेटा का बैकअप लेना मतलब क्या होता है कि अपने ज़रूरी डेटा की एक कॉपी किसी अन्य स्थान जैसे कि हार्ड ड्राइव है, क्लाउड स्टोरेज है, यहाँ पे सुरक्षित रखना, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। और यदि बैकअप नहीं लिया गया तो और कंप्यूटर क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, वायरस अटैक हो जाए, या फिर गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, सारा डेटा हमेशा के लिए लॉस हो सकता है। इसलिए बैकअप न लेने का सबसे बड़ा और संभावित परिणाम होता है डेटा लॉस, यानी डेटा हानि हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है इनमें से। ठीक है, कौन सा एक जो है प्रोग्राम ऐसा नहीं है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है, यहाँ पे बताना है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया गया ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स के बारे में आपने सुना ही होगा, इसको पढ़ा ही होगा कि क्या है, ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। वायरस दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वेब ब्राउज़र दिया गया है और फिर दिया गया वर्म। ठीक है, तो इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा एंटीवायरस नहीं है प्रोग्राम, ये बताना। ठीक है, जो एंटीवायरस सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी पार्ट जो दिया गया वेब ब्राउज़र कोई एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं होता जो कि एंटीवायरस से सुरक्षा करे। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण मतलब मलेशियस प्रोग्राम से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जैसे कि क्या होगा, ट्रोजन हॉर्स ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो यूजर को वैध सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, लेकिन इसमें हानिकारक कोड छिपा होता है। और इसके बाद है वायरस, ये खुद को अन्य फाइलों से में जोड़कर फैलता है, डाटा को नुकसान पहुंचाता है। फिर हो गया वार्म, ये क्या होता है कि नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है और सिस्टम को स्लो कर सकता है। लेकिन वेब ब्राउज़र एक ऐसा सामान्य सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग सामान्य वेब ब्राउजिंग के लिए करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया। ये कोई मैलिशियस प्रोग्राम नहीं होता। ठीक है, हालांकि वेब ब्राउज़र के माध्यम से वायरस आ सकता है, लेकिन स्वयं वेब ब्राउज़र क्या है, मालवेयर नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको क्या है, वेब ब्राउज़र के बारे में ऊपर जो चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में जानना आवश्यक है, आपने पढ़ा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेरेंट प्रोसेस आईडी यानी पीपीआईडी प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, यह बताना। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। तो इतना इजी नहीं है, पेपर जो बनाया जाता है वो देखिए इस जो पैटर्न पर बनाया जा रहा है वो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड मतलब है। तो अंदर आपको जाके उसमें पढ़ना, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लें बस, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है, इस तरीके से पढ़ के काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी पार्ट, गेट पीपीआईडी उसको कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गेट पीपीआईडी। ठीक है, गेट पीपीआईडी एक सिस्टम कॉल है जिसका उपयोग पेरेंट प्रोसेस आईडी प्राप्त करने के लिए करते हैं। जब भी कोई नया प्रोग्राम या प्रोसेस शुरू होता है तो उसे शुरू करने वाला कोई ना कोई पेरेंट प्रोसेस होता है। तो गेट पीपीआईडी उस पेरेंट प्रोसेस आईडी को जो है रिटर्न करता है। इसमें दिया गया है गेट पीआईडी। ठीक है, एक पी इसमें गायब है। गेट पीआईडी क्या है, यह प्रोसेस की अपनी खुद की पीआईडी रिटर्न करता है, पेरेंट की नहीं। तो इनमें और उनमें ये याद ध्यान में रखिएगा, गेट पीआईडी और गेट पीपीआईडी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1980 के दशक में, दशक होगा, दशक में शुरू की गई रिस्क आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, 1980 के दशक के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कॉमनली यूज किया जाता था, इसमें से वो हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। रिस्क क्या है, रिस्क की बात करेंगे तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है, जो कि रिस्क आर्किटेक्चर 1980 के दशक में
विकसित की गई थी ताकि प्रोसेसर को तेज और अधिक कुशल बनाया जा सके। उस समय कई वर्क स्टेशन जैसे सन माइक्रो सिस्टम, IBM, HP के द्वारा बनाए गए सिस्टम रिस्क प्रोसेसर पर आधारित थे। इन वर्क स्टेशन में आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था और वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विशेष रूप से वर्क स्टेशन और सर्वर के लिए उपयुक्त होता था। रिस्क वर्क स्टेशन जैसा कि सन वर्क स्टेशन स्पार्क आर्किटेक्चर के माध्यम IBM RS600, HP UX वगैरह पर यूनिक्स आधारित वेरिएंट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें उदाहरण के तौर पर हो गई। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है जिसमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग शामिल है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी ऑप्शन, कर्नेल इसमें शामिल होता है। आंसर यहाँ पे डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्नेल। कर्नेल क्या है? तो कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होता है जो सिस्टम रिसोर्सेज हार्डवेयर को मैनेज करता है और ये प्रोसेस का निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कर्नेल CPU का समय प्रबंधन करता है और मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? यह VPO 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। विंडोज को लॉक करने का शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट हो जाएगा, विंडोज प्लस एल। क्या होता है? विंडोज प्लस एल, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 10 जो आया था वो कथन कारक से आया था। ठीक है, कथन इसमें था, कथन पढ़ लीजिए, विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है और इसका कारण जो दिया गया है वो है कि यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इट क्रिएट्स स्नैपशॉट कॉल्ड रिस्टोर पॉइंट्स एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स और बिफोर मेजर अपडेट। अब यहाँ पे हमें बताना था कि इन दोनों कथन और कारण में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कुछ इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ये भी VPO का पेपर है में पूछा गया क्वेश्चन है जो 2025 में हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखिए बनते हैं, मतलब बनने लगे हैं कहीं ना कहीं। तो ये कठिन माना जाएगा, ये सरल क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी ऑप्शन, कथन ए और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, एक्सप्लेन में समझ में आएगा। एक्सप्लेन इसका है कि कथन ए सही है क्योंकि विंडोज़ सिस्टम रीस्टोर वास्तव में आपको व्यक्तिगत फाइल जैसे डॉक्यूमेंट्स है, फ़ोटो है, म्यूजिक है, इसको प्रभावित किए बिना कंप्यूटर के सिस्टम फाइल, स्थापित प्रोग्राम, रजिस्ट्री सेटिंग्स, हार्डवेयर ड्राइवर में किए गए परिवर्तनों में पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। कारण आर सही है क्योंकि सिस्टम रिस्टोर ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि यह नियमित अंतराल पर जब कोई महत्वपूर्ण सिस्टम परिवर्तन करते हैं, जैसे कोई नया सॉफ्टवेयर स्थापित करना या विंडोज अपडेट करना, तो रिस्टोर पॉइंट नामक आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के स्नैपशॉट बनाता है। तो इसलिए कारण अब कथन की सही व्याख्या है, रिस्टोर पॉइंट ही वो आधार है जिनका उपयोग सिस्टम रिस्टोर सिस्टम स्थानीय परिवर्तनों को पूर्ववत करने के लिए करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान करना। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको 5। डेटाबेस सिस्टम, अब डेटाबेस सिस्टम जब जानेंगे, भी आपके VPO में पूछा गया क्वेश्चन था, डेटाबेस सिस्टम क्या है। डेटाबेस सिस्टम की अगर बात करेंगे तो इसमें गलत कथन, अब देखिए इसमें से कौन सा गलत कथन दिया गया है डेटाबेस सिस्टम के बारे में। पहला दिया गया है कि रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा स्टोर करते हैं, तो ये डेटाबेस सिस्टम के बारे में सही चीज़ें बताता है। दूसरा, डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। ठीक है, NoSQL डेटाबेस जो है। तीसरा पार्ट है इसमें कि जो है सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही यूजर द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो ये इसके बारे में गलत है। डेटाबेस जो है एक ही यूजर के द्वारा नहीं, कई उपयोगकर्ताओं के साथ जो है इसको एक्सेस करने का जो है इसमें प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे गलत वाला सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चौथा जो दिया गया है कि SQL एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए VPO में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था।
व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए डेटाबेस सिस्टम जो होता है कई यूजर्स द्वारा एक साथ एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आधुनिक डेटाबेस मल्टी यूजर एक्सेस को सक्षम करने के लिए कुशल लेन देन प्रबंधन, ठीक है, समवर्ती नियंत्रण, लॉकिंग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डेटाबेस में उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे एक्सेस कंट्रोल एन्क्रिप्शन होते हैं, जिससे कई यूजर सुरक्षित रूप से डेटा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया एक्सप्लेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। अब इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ विकास के साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, इनमें से वो बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्राम होता है इसको ओओपी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की इकाइयों को प्रोग्रामिंग में मॉडल बनाना होता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डेटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और मॉड्यूलरिटी शामिल है। इनमें से डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी विशेष रूप से ओओपी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह डेटा सुरक्षित और संरचित रूप से जो है करने में मदद करती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, इस तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मंडी सचिव में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है इसमें से। तो यह है, अगर हम बात करें, यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्राम भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। तो बिल्कुल सही है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में चेंज करा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कंपाइलर के बारे में आंसर क्या है? ए पार्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, कंपाइलर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी, जावा, पाइथन आदि में लिखे गए कोड को मशीन कोड या बाइनरी कोड में अनुवाद करता है, ताकि वो कंप्यूटर द्वारा सीधे जो है निष्पादित किया जा सके। यह अनुवाद निष्पादन से पहले होता है, प्रोसेसिंग के पहले होता है, न कि रन टाइम पर। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है और एरर्स की भी जांच करता है। तो ये काम होता है किसका? कंपाइलर का। ठीक है, ये काम किसका होता है? कंपाइलर का। बेसिकली इसमें कंपाइलर के बारे में ही पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तो यहाँ पे आईओ सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, आईओ सिस्टम मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइव जो होता है उसका प्राइमरी वर्क क्या होता है? ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए डिवाइस ड्राइवर इन इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका कार्य होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर जो डिवाइस हैं उनके बीच मध्यस्थ के रूप में जो है काम करना, ये मेन फोकस होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है, कीबोर्ड है, ग्राफिक्स कार्ड है, इसके साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। इसका मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए गए कमांड्स को हार्डवेयर के अनुकूल सिग्नल में बदलना, हार्डवेयर से प्राप्त डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने योग्य के रूप में प्रस्तुत करना होता है। तो ये काम होता है डिवाइस ड्राइवर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निष्पादन में प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो निष्पादन में प्रोग्राम को हम कहते हैं, यानी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग होती है? तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की अगर बात कर रहा है तो ये हो जाएगा प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। इसको क्या कहते हैं? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या एक प्रकार की प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस को सीपीयू से हटाया जा सकता है यद्यप वो अभी चल रहा हो, या किसी अन्य प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समय अवधि जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहा जाता है वो भी करा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से बताना प्रोग्रामों का वो समूह कौन सा जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर 2025 के पेपर में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की परिभाषा ही पूछ लिया गया था। आंसर क्या है? डी ऑप्शन राइट है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों का एक संग्रह होता है जो कंप्यूटर को
विभिन्न कार्य करने के लिए जो है निर्देश करता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल होते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करने और यूजर्स के लिए उपयोगी कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 फाइल बैकअप क्या पूछा गया क्वेश्चन। आई टेस्टिंग ऑफिसर का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा गया कि फाइल बैकअप क्या होता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। डेटा की प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाना और स्टोर करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फाइल बैकअप करना। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फाइल बैकअप का वो तीसरा मतलब होता है आपके डेटा की सुरक्षा के लिए उसकी कॉपी बनाकर किसी सुरक्षित स्थान पर स्टोर करना। यह प्रक्रिया तब उपयोगी है जब आपका मूल डेटा गलती से हट जाए, सिस्टम विफलता हो जाए, साइबर हमला हो जाए, यानी किसी समस्या की वजह से एक्सेस ना किया जा सके। तो बैकअप को स्थानीय जैसे कि हार्ड ड्राइव है या क्लाउड स्टोरेज कहीं भी बैकअप कर सकते हैं किसी में भी। डेंटल हाइजीनिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है इनमें से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जिसका सोर्स कोड क्या होता है, जनता के लिए फ्री होता है, उसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जबकि लिनक्स क्या सॉफ्टवेयर की देख रेख जो संशोधित वितरित कई व्यक्ति जो है कर सकता है। चलिए फैट का फुल फॉर्म पूछा गया क्वेश्चन डेंटल हाइजीन में। फैट एफ ए टी का फुल फॉर्म क्या होता है, एफ ए टी का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, एक ऐसा ये फाइल सिस्टम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और अन्य स्टोरेज डिवाइस के डेटा को संगठित एक्सेस करने में मदद करता है। यह फाइलों को स्टोरेज डिवाइस में व्यवस्थित करने के लिए इंडेक्सिंग प्रणाली की तरह काम करता है। चलिए अगला प्रश्न आया हुआ क्वेश्चन, NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की क्या विशिष्ट विशेषता है। और यहाँ पे आपके ऑप्शन में इस तरीके से दिया गया था, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आपको FAT32 और NFT जो दोनों फाइल सिस्टम है, ठीक है, NTFS, इन दोनों सिस्टम फाइल सिस्टम को आपको जानना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप इसमें जो है अंतर या विशेषता जान पाएंगे। यहाँ पे इसके लिए आंसर ए पार्ट सही है। पुराने सिस्टम के साथ बेहतर कंपैटिबिलिटी, इसका आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, FAT32 जो है एक पुराना फाइल सिस्टम है जो विंडोज 95, 98, XP, मैक, लिनक्स, अन्य डिवाइस जैसे USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड के साथ अधिक अनुकूलता प्रदान करता है। और NTFS की तुलना में इसमें फाइल सिक्योरिटी, संपीड़न क्षमता, बड़ी फाइलों का समर्थन सीमित होता है। अगला क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित था, इस तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स दिया है, फाइल मैनेजमेंट टूल्स, फाइल इंफॉर्मेशन, इसके बाद सिक्योरिटी मैकेनिज्म, फाइल एक्सेस प्रोटेक्शन। अब फिर इसमें हमें इसे मिलान करके बताना था कि ये कहाँ से किस में सही है। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में चीज़ें दी गई थी, इसके बाद फिर इसमें मिलान करना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके दिया गया है, तो इसका हमें एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया गया कि निर्देश का संरचना है, यानी कि फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, तो ये फाइल ओवरराइटिंग से बचाता है और पहुंच का प्रबंधन करता है, तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, दूसरा फाइल प्रबंधन उपकरण, मतलब डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेर फेर करने के लिए उपकरण होता है, उसको फाइल प्रबंधन उपकरण कहते हैं। फाइल जानकारी, फाइल इंफॉर्मेशन क्या होता है, फाइल का नाम, आकार, सुरक्षा जैसे विवरण इसमें शामिल होता है। सुरक्षा तंत्र की बात करेंगे तो यह फाइल अखंडता सुनिश्चित करता है और अनधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। फाइल एक्सेस सुरक्षा, मतलब फाइल एक्सेस प्रोटेक्शन की बात करें तो ये अधिकृत यूजर्स तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। तो इस प्रकार आप इसको पढ़िएगा और इसमें जो है आपको ये बेसिकली आपको परिभाषा इनकी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि परिभाषा मिलान को अब आते हैं तो परिभाषा याद करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को मतलब कॉपी को पुनर्वितरित करने के अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं शेयरवेयर। क्या कहते हैं, शेयरवेयर। आंसर सी ऑप्शन राइट है। शेयरवेयर जो है एक सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर सीमित समय के लिए निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर में प्रतियों को पुनर्वितरित करने का अधिकार भी होते हैं, जिससे उपयोगकर्ता अपने सहकर्मियों के साथ इस सॉफ्टवेयर की प्रतियां साझा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी कुछ इस तरीके से पूछा गया था मिलान करने को। यहाँ पे एल्गोरिथम प्रोसेस क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस, तो इन सभी के बारे में बेसिकली ये इधर दिया गया मिलान करने के लिए परिभाषा
इनसे इनसे परिभाषाओं का मिलान कराया जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों को जानना आवश्यक है। ये आई टेस्टिंग ऑफिसर 2025 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं मिलान में क्या क्या सही चीज़ें होंगी। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है चरणों का एक ऐसा अनुक्रम जो ये बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। और प्रोसेसिंग क्या होती है, इनकी जो है प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया बात करें तो एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहाँ प्रत्येक चरण पूर्व अनुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है। अमूर्तन क्या होता है? मतलब अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया को एब्स्ट्रैक्शन या अमूर्तन कहते हैं। और कंप्यूटर विज्ञान की बात कर रहा है, यानी कि सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन कंप्यूटर विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो आपको इनके परिभाषाओं को अब रटना होगा। 25 क्वेश्चन भी मिलान से कुछ इस तरीके से पूछा गया था। तो थ्रूपुट क्लॉक स्पीड क्या होती है? ठीक है, इधर है फिर पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, बिग ओ नोटेशन क्या है। तो इन सभी के बारे में आपको क्या है परिभाषा रटना पड़ेगा। ठीक है, परिभाषा जानना जरूरी है। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट की बात करें कि वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है, उसको कहते हैं थ्रूपुट। ठीक है, घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड एक मैट्रिक जो समय की प्रति इकाई में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित कार्यों की संख्या को मापता है। फिर आ जाता है समानांतर कंप्यूटिंग, मतलब कि गणना को गति कर देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसरों में वितरित करने की प्रक्रिया होती है। बिग ओ नोटेशन की बात करेंगे तो इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिथम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं होता। इनमें से 26 का आंसर हो जाएगा और डी ऑप्शन कॉपी स्केप। डी ऑप्शन सही है, कॉपी स्केप। कॉपी स्केप क्या है? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या कोई टेक्स्ट या अन्य सोर्स से कॉपी किया गया है। और इसमें दिया गया है प्लेरिज्म। ठीक है, प्लेरिज्म प्लेजरिज्म जो दिया गया है सीप ऑप्शन, उसका अर्थ होता है किसी और के विचारों या आविष्कार को चुराना और उसे अपने साथ अपने लाभ के लिए उपयोग करना। ये एक अकादमिक और नैतिक अपराध है। तो प्लेजरिज्म ये होता है। ठीक है, पायरेसी दिया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट दिया गया। तो ये जो शब्द हैं कठिन कठिन, इनको आपको देखना है और इनको आपको पढ़ना है, इनके बारे में बात जानना है कि ये चीज़ें क्या होती है, शब्द क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन अब बनते हैं फिलहाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आया था कथन और कारक से। कथन ए था कि एरे एक डेटा प्रकार है जो कई सजातीय डेटा तत्वों को स्टोर कर सकता है। और कारक इसका था कि एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके इंडेक्स तरीके से संग्रहित किया जाता है। अब इसमें हमें बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये एरे के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरे क्या है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु क्या है व्याख्या नहीं है, लेकिन चीज़ें दोनों सही हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। इसकी अगर हम व्याख्या देखते हैं तो एरे एक डेटा टाइप जो एक ही प्रकार के एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एरे इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, इसलिए पहले एलिमेंट्स का इंडेक्स क्या होता है 0 होता है। तो इसलिए कथन और कारक दोनों सही, परंतु इसका तो है व्याख्या में नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? तो एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए मुख्य रूप से हम कोटलिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, आंसर क्या है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, कोटलिन एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाई गई है। इसके अतिरिक्त जावा भी एक प्रमुख भाषा जिसका उपयोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए करते हैं। स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी जो दिया गया है ये मुख्य रूप से आईओएस ऐप डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पर्ल का उपयोग जो है सामान्य रूप से स्क्रिप्टिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग में किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी मिलान करने के लिए आया हुआ है।
निम्नलिखित एल्गोरिथम का उनके प्राथमिक उद्देश्य से मिलान करना है, ठीक है। जैसे दिजक्स्ट एल्गोरिथम है, एईएस है, क्विक सॉर्ट है, पेज रैंक है, तो इन सभी को मिलान करना है, ठीक है। इनका उद्देश्य से मिलान करना है कि इनका उद्देश्य क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। हम इसका मिलान कर देते हैं इस तरीके से, देख लीजिए। दिजक्स्ट का एल्गोरिथम जो है ये ग्राफ में सबसे छोटा पथ ढूंढता है, इसका यह उद्देश्य होता है। एईएस जो है ये डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करता है। इसके बाद कुछ सॉर्ट है, ये डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करता है। पेज रैंक है, ये प्रासंगिकता के आधार पर जो है वेब पेज को रैंक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आंसर देख लेते हैं, इस तरीके से दिया गया है कि एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है, ठीक है। माइक्रो सर्विस को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है, ये हमें ऑप्शन के अनुसार जो है बताना है। तो देखिए, माइक्रो सर्विसेज और जो है आर्किटेक्चर, मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर दोनों की बातें कर रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। माइक्रो सर्विसेज सेवाओं को स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति देती है, इसलिए जो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। एक्सप्लेन देख लेते तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में प्रत्येक सेवा स्वतंत्र रूप से स्केल की जा सकती है, जो बड़े अनुप्रयोगों में कुशलता और लचीलापन प्रदान करती है। इससे डेवलपर्स को केवल उन सेवाओं को स्केल करने की अनुमति मिलती है जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बजाय पूरे मोनोलिथिक सिस्टम को स्केल करने के। ये लचीलापन बढ़ाता है और संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। एल्गोरिदम का परीक्षण जो करते हैं वो डेटा के द्वारा किया जाता है, डेटा के माध्यम से होता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है बी ऑप्शन डेटा, ठीक है। एल्गोरिदम का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा जैसे परीक्षण डेटा सेट, वास्तविक दुनिया का डेटा, सीमा डेटा, यादृच्छिक डेटा, रैंडम डेटा का उपयोग करते हैं। ये डेटा एल्गोरिदम की सटीकता, दक्षता, मजबूती का मूल्यांकन करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करने के लिए है, प्रोग्राम लोडिंग क्या है, प्रोग्राम स्टार्ट, यूजर इंटरफेस, हाल्ट, इंस्ट्रक्शन और कनकरेंट। अब इनके बारे में हमें बताना है इधर। अब आप जब इनके बारे में जानेंगे तभी आप बता पाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए पूछा गया था। पहला दिया गया है प्रोग्राम लोडिंग, तो ये कहाँ पर, ये इसका मतलब क्या है, तो प्रोग्राम लोडिंग मतलब प्रोग्राम लोड करना। इसका अर्थ होता है कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि है जो होती है, इसको प्रोग्राम लोडिंग कहते हैं। तो ए का डी हो जाएगा, पहले का क्या है, डी यहाँ पे से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रोग्राम स्टार्ट करना। प्रोग्राम स्टार्ट मतलब कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है, इसका मतलब ये है। फिर है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब इनपुट आउटपुट का प्रबंधन करता है और निर्देशों को क्या करता है, ये निष्पादित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ई ऑप्शन, ठीक है। मैनेज इनपुट आउटपुट करता है। फिर है हाल्ट। हाल्ट निर्देश यानी हाल्ट इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये जो है क्या है, प्रोग्राम को रोकता है। हाल्ट होता है ना, हाल्ट माने रोकना ही होता है, रुकना होता है। तो प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर रोक देता है, कंप्यूटर को भी रोक देता है। कनकरेंट की बात करें, कनकरेंट क्या है, कनकरेंट की बात करते हैं, ठीक है। यानी समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन जिसको कह सकते हैं, यानी कि कनकरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इसका पूरा है। तो ये क्या करता है, ये मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये दिया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से या किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है इनमें से, ठीक है। इनमें से कौन सी हल्की प्रक्रिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, वो होती है थ्रेड प्रक्रिया। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। थ्रेड एक ऐसी हल्की प्रक्रिया लाइट वेट प्रोसेस है जो स्वतंत्र रूप से या किसी बड़ी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। थ्रेड्स को एक ही प्रक्रिया के संसाधनों को साझा करने के लिए डिजाइन किया गया जिससे वह हल्के और तेजी से स्विच कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया क्वेश्चन है कि एपीके का क्या अर्थ होता है। एपीके का क्या अर्थ होता है। एपीके मतलब होता है एंड्रॉयड पैकेज किट। क्या होता है एंड्रॉयड पैकेज किट, इसका फुल फॉर्म है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एंड्रॉयड पैकेज किट ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और वितरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट होता है। एपीके फाइलें विशेष रूप से एंड्रॉयड डिवाइस के लिए डिजाइन की गई होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी की प्रविष्टि किसमें किया जाता है। तो ये करते हैं प्रोसेस टेबल में। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी एक डेटा संरचना होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी को प्रोसेस टेबल में जो है प्रविष्ट किया जाता है। प्रोसेस टेबल के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं को ट्रैक करता है और उनके बीच स्विच करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रखरखाव नहीं करता। तो वह है थ्रेड टेबल। थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं करता हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आईओ टेबल यानी इनपुट आउटपुट टेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी रखती है। मेमोरी टेबल सिस्टम में की मेमोरी के प्रबंधन से संबंधित जानकारी रखती है और प्रोसेस टेबल सिस्टम में चल रहे सभी प्रोसेसों की स्थिति और उनके विशेषताओं को स्टोर करती है। लेकिन थ्रेड टेबल का प्रबंधन और आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कंप्यूटरों के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है। कंप्यूटरों के संबंध में पोस्ट का क्या अर्थ है, मतलब पोस्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकार की क्या होती है, शुरुआती प्रक्रिया होती है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाए तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित करता है। ये होता है पोस्ट का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से उदाहरण है। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, विंडोज। विंडोज क्या है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस को संभालने और डिस्क ड्राइव, प्रिंटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को नियंत्रित करने वाले सभी बुनियादी कार्यों को करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, मैक ओएस है, लिनक्स है, यूनिक्स है, आदि सभी क्या है ऑपरेटिंग के उदाहरण हैं। और एंड्रॉयड, विंडो, आईओएस, सिम्बियन आदि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। चलिए इसमें दिया गया है जेई यूपी ट्रिपल एस जेई में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन यानी कि रिसोर्स उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया वेटिंग प्रोसेस कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित रिसोर्सेस को अन्य वेटिंग प्रोसेस द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है। ठीक है, यह स्थिति क्या कहलाती है, बेसिकली किसके बारे में बातें कही गई हैं। तो ये डेडलॉक के बारे में बातें कही गई। आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, डेडलॉक। ठीक है, डेडलॉक क्या है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है तो उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं तो क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित रिसोर्सेस को अन्य जो है वेटिंग प्रक्रियाओं के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें से बताना विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी पार्ट हो जाएगा F3। फंक्शन की जो होती है F3, इसके लिए हम फाइल की खोज मतलब कि सर्च के लिए हम इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। F2 का इस्तेमाल हम चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए करते हैं। F4 जो फाइल है, ये फाइल एक्सप्लोरर विंडो को खुलने पर एड्रेस बार प्रदर्शित करने के करते हैं। F5 जो है विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति।
तो ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं ये बताना है। 50+ जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट करेक्ट है, प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रोसेस की समाप्ति और डेडलॉग जैसे विभिन्न कार्य। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन के अधीन है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। सिस्टम की सभी चल रही प्रोसेस को मैनेज करना ओएस का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टार्टअप और कौन सा प्रोग्राम निष्पादित करने के लिए कर्नेल को मुख्य मेमोरी में खोजता है और लोड करता है। तो इसमें से कौन सा प्रोग्राम है, तो वो है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, आंसर ए पार करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या है? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम वह प्रोग्राम होता है जो स्टार्टअप के समय ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशियलाइज करता है। बूट स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शंस के एक सेट को लोड करने की प्रक्रिया है जब किसी कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट या बूट किया जाता है। तो स्टार्टअप प्रोसेस के समय लोडर पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट से पोस्ट कहते हैं। यदि पोस्ट सफल होता है और कोई समस्या नहीं मिलती है तो बूट स्ट्रैप लोडर कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है। तो ये होता है बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, जो सीधा सीधा जो है इसका परिभाषा पूछ लिया जाता है। चलिए, प्रोसेस में प्रोग्राम को क्या नाम दिया जाता है? तो प्रोसेस में प्रोग्राम को प्रोसेस ही नाम दिया जाएगा। ठीक है, निष्पादन मतलब प्रोसेसिंग, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए पार्ट है प्रोसेस। प्रोसेस जो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का एक उदाहरण होता है जिसे जो है निष्पादन किया जा रहा है। इसमें प्रोग्राम कोड और इसकी गतिविधि शामिल है। एक प्रोसेस निष्पादन के कई थ्रेड से बनी हो सकती हैं जो एक साथ निर्देशों को जो है निष्पादित करती हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक की परिभाषा पूछी गई है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का? डेडलॉक मतलब ए पार्ट इसका सही है, वो स्थिति जहां प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति होती है जहां प्रोसेस का एक सेट ब्लॉक हो जाता है क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और अन्य प्रोसेसर द्वारा एक्वायर्ड दूसरे रिसोर्स की वेटिंग करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कर्नेल के बारे में पूछा गया, कर्नेल क्या होता है? तो यहाँ पे इसके बारे में अगर हम देखें तो आंसर ए पार्ट जो दिया गया है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी निष्पादित यूटिलिटीज़ का समन्वय करता है। तो ये सही है। कर्नेल के बारे में, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, भी सही है। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी प्रणाली प्रक्रियाओं को निर्धारित और व्यवस्थित करता है, तो ये भी इसके बारे में सही है। चौथा है, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो यूजर्स को और प्रचालन प्रणाली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक अंतरा फलक उपलब्ध करवाता है। तो ये गलत है, कर्नेल का एक काम नहीं होता। तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो यूजर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक अंतरा फलक उपलब्ध करवाता है, क्योंकि कर्नेल यूजर्स और प्रचालन प्रणाली के बीच सीधे अंतरा फलक उपलब्ध नहीं कराता। इसके बजाय सेल यह कार्य करता है। ठीक है, कौन सा कार्य? यही जो उपलब्ध करवाना है। तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क इंस्टॉल की है उसमें नए वॉल्यूम बनाने और डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग करेंगे? तो उस टूल का नाम बताना है, तो वो है डिस्क मैनेजमेंट टूल। ठीक है, कौन सा इस्तेमाल करेंगे? डिस्क मैनेजमेंट टूल, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सके, उसको हम कहेंगे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है कि सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम का संचालन करना। ठीक है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस प्रकार के फाइल एक्सटेंशन .bat होता है? .bat की बात करें तो पीसी बैच फाइल होता है, आंसर डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 2019 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कंप्यूटर में किसी भी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान करता है, जिसे फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट कहा जाता है। फाइल एक्सटेंशन को लिखने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, परंतु इसकी शुरुआत डॉट के बाद कुछ अक्षर होने चाहिए, जैसे कि .mp3, .txt, .html। तो इसी तरीके से .bat फाइल जो है एक्सटेंशन पीसी बैच फाइल के लिए उपयुक्त होता है। .bat को बैच फाइल के नाम से जानते हैं।
एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हारने वाले GO हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताना है यहाँ पर, तो वो होता है अल्फा गो। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। अल्फा गो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। मार्च 2016 में नो डेन पेशेवर ली सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर गो प्रोग्राम बन गया है। क्वेश्चन अगला है फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है फोटोशॉप को? तो फोटोशॉप जो है वो एडोब का है, ठीक है, एडोब कंपनी का है। तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह दिसंबर 1982 में स्थापित बहुराष्ट्रीय कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी है, कौन? एडोब। चलिए, विंडोज 10 को पहले एक पूर्वावलोकन के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन जारी किया गया था? विंडोज 10 को जारी कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। विंडोज 10 का अंतिम संस्करण 29 जुलाई 2015 को जनता के लिए जारी किया गया था। विंडोज 10 को पहली बार 1 अक्टूबर 2014 को पूर्वावलोकन के रूप में जारी किया गया था। अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे पूछा जाए तो 29 जुलाई 2015 याद रखिएगा। चलिए, विंडोज में लॉग ऑन करने के बाद दिखने वाले प्रमुख स्क्रीन एरिया को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, डेस्कटॉप। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की यानी कि कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को दर्शाती है? तो वो है कंट्रोल प्लस एस्केप बटन। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड की बात करें तो किए गए कार्य को पहले जैसे करना, अल्ट प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो प्रोग्राम का विंडो मेनू खोलने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाएं तो स्टार्ट मेनू खुलेगा। अल्ट प्लस इंटर दबाएंगे चाइनीज विषय की प्रॉपर्टी खोलेंगे, ठीक है, उसके बारे में जानने के लिए। कंट्रोल प्लस सी इससे क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स से जो है जो कॉपी किया गया है उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन होता है, क्या एक्सटेंशन होता है विंडोज साउंड फाइल का? तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट WAV। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? ठीक है, देखिए, पहले कुछ इस तरीके से क्वेश्चन 2019 के पहले, 20 के पहले इस तरीके से पूछा जाता था। अभी इस तरीके नहीं पूछा जाता। अभी जो शुरुआत में मैंने बताया ना क्वेश्चन देखा, उस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ये तेज गति से काम करेगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रैम होगा तो विंडोज जो है तेज गति से कंप्यूटर काम करेगा। चलिए, माउस डिस्प्ले साउंड नेटवर्क कीबोर्ड की सेटिंग को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए किस सेक्शन में बदला जा सकता है? तो ये सभी इनकी सबकी सेटिंग जो होती है वो कंट्रोल पैनल में दी हुई होती है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल पैनल। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक OS X और लिनक्स, ये सभी जो है किसके उदाहरण है ये बताना। तो ये सभी अगर देखेंगे तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है इनमें से? तो MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर, रिफॉक्स प्रो, ओरेकल। MS वर्ड जो है क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। MS वर्ड जो है क्या है? ये एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें यूजर टाइप कर सकते हैं। बाकी सभी जो है क्या है? डेटा बेस सॉफ्टवेयर हैं, उदाहरण है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा, बाकी एंड्रॉयड, मोजिला, ये सभी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, इसमें कोई भी सोर्स कोड को एडिट या संशोधित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण में देखेंगे तो लिनक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, सभी हो जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? इसमें से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसमें से देखेंगे तो विजुअल बेसिक जो है ये क्या है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक, टर्बो, C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण? ओपन सॉफ्टवेयर
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उदाहरण इनमें से देखा जाए तो लिब्रे ऑफिस हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, इसके बारे में बातें हो गई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके उदाहरण देख लीजिए, यूनिक्स, लाइनक्स, मैक, फायरफॉक्स, जिम्प, लिब्रे ऑफिस और अपाचे, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इनमें से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो MS ऑफिस जो दिया गया ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर बी पार्ट, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इनमें से, तो यहाँ पे फिर MS वर्ड हो जाएगा आंसर सी पार्ट, बाकी सारे MS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में चेंज करने वाला एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो आंसर सी ऑप्शन से है, और आंसर सी नहीं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, तो हो जाएगा डी पार्ट उपयुक्त सभी। MS वर्ड किसका उदाहरण है, MS वर्ड जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें चेंज करना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को हम चेंज करेंगे सॉफ्टवेयर में, इसके बाद सूचना में। ठीक है, तो डेटा को हम इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम है डेटा मतलब कच्चा तथ्य यानी कि रॉ मटेरियल जो होता है इसको सूचना में चेंज करना, तो ये होता है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिससे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। और आज का वीडियो में प्रिंट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट पढ़ने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को छोड़िएगा मत। ठीक है, चलिए एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।